दिल्ली के चुनाव में कौन कौन से महारथी किसके साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं, ये तस्वीर अगले 2 दिनों में साफ हो जाएगी। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी, इस सवाल पर अब दिल्ली के गली कूचों और देश भर में बहस बड़ी होती जा रही है। इंडिया न्यूज प्रतिनिधि ने चुनाव को लेकर दिल्ली के लोगों के पल पल बदलते मूड का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। आज हम आपको दिल्ली का सबसे ताजा और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाएंगे और इसके नतीजों पर ही होगी बड़ी बहस। आखिर किसकी होगी दिल्ली में सत्ता की कुर्सी, और हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों से। मेहमानों का परिचय कराएं उससे पहले हम आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया न्यूज प्रतिनिधि के ऑनलाइन IVR पोलिंग के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। इस ऑनलाइन ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में अब तक 45% लोगों ने बीजेपी को वोट देना पसंद किया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 36% लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में मात्र 19% लोगों ने अपना वोट दर्ज कराया है। अब अगर ऑनलाइन वोटों के इस बंटवारे को सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 38 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज प्रतिनिधि के ऑनलाइन पोल के हिसाब से कांग्रेस और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो 38, 27, 5, 38 अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो उसे पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेकिन उस तरह की मेजॉरिटी नहीं जिसका दावा अमित शाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 60+। उनका मिशन है दिल्ली में 60+ का। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत 40+ लेकर आए। तो दोनों के दावे से कम। अब हम देखते हैं कि वोट का अनुमान क्या होगा। वोट का अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिलेंगे, आप दूसरे नंबर पर रहेगी, उसे 36% वोट मिलेंगे, कम वोट नहीं है आपके लिए। वहीं कांग्रेस और अदर्स को 19% वोट मिलेंगे। 45, 36 और 19 यही है दिल्ली की राय। 45, 36 और 19 भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी अगुवाई करें, सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी है, सबसे बड़ी नेता है इस वक्त दिल्ली में, और सीधा मुकाबला किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल में माना जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अभी से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी एंट्री हुई है, जिस तरह से उनके कद को बढ़ाया गया है, जिस तरह से मनोज तिवारी को आज फटकार लगी है ये कहने के लिए कि किरण बेदी को एक कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए, उससे ये साफ है कि मुकाबले को कहीं ना कहीं किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल बनाया जा रहा है। भले से किरण बेदी को औपचारिक तौर पर सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाए, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो जाता है अगर ये अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी होता है। सीटों का अनुमान हमने बताया आपको। भारतीय जनता पार्टी को आज के इंडिया न्यूज प्रतिनिधि के सर्वे के मुताबिक 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 27 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं मात्र 5 सीटें। सबसे बड़े नुकसान में कांग्रेस रहेगी। मात्र 5 सीटें मिलती उसको दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, उससे भी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्यों कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव साहब हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं जो कि यूथ फॉर कांग्रेस के हैं। शहजाद, कैसे हैं आप आज? सर बिल्कुल बढ़िया हूँ। बिल्कुल बढ़िया है। आपके शो में हमेशा मुझे अच्छा लगता है ना। नहीं, अच्छे दिन आ गए ना देश के, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। सर अच्छे दिन तो तब आएंगे जब आपके और हमारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। आपके अकाउंट में वैसे ही करोड़ों हैं। सर 15 लाख की फिर भी इच्छा है। 15 लाख की इच्छा क्यों है? काले धन की तो इच्छा जो वापस लाने की बात है वो तो होनी चाहिए। उस पर भी आपको 33% टैक्स देना पड़ेगा शहजाद। कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, खुले रूप से दे देंगे। उनके बगल में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी, जिनसे हम बहस करेंगे, लेकिन काले धन पर नहीं, दिल्ली पर यह बहस होगी। शादी साथ मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं आपके, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। प्रदीप सिंह साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आलोक कुमार हैं CEO प्रतिनिधि के। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर GVL नरसिम्हा राव साहब से। GVL साहब,
किरण बेदी को अगर उनकी इतनी लोकप्रियता है तो फिर सीएम का कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? दीपक जी, इसका किसी को या प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो निर्णय है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। उसका पार्लियामेंट्री आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग है, आज शाम को अभी हो रहा है, और इसके बाद हो सकता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मीटिंग हो और इस विषय में चर्चा हो सकती है। तो यदि चीफ मिनिस्टर की प्रोजेक्ट करने की बात आएगी तो कल आज रात तक खबर मिल जाएगी आपको। मतलब इस बात की संभावना है कि उनको बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए, आज रात एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो। अब देखिए, इसमें निर्णय अभी तो निर्णय कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हमारे पार्टी ने ये बात खारिज नहीं किया है कि इस चुनाव में हम किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए सारे विकल्प पार्टी के पास खुले हैं। क्योंकि समय बीता जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है आज रात या कल सुबह तक ही इस पर एक स्पष्टीकरण मिल सकता है। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूं सर? नहीं, ब्रेकिंग न्यूज की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये पार्टी का एक आंकलन का विषय है, एक रणनीति का विषय है। तो इसमें बहुत समय नहीं है कि किरण बेदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरे के रूप में ऑलरेडी चुनाव के मैदान में है। वो ऑलरेडी कैंपेन अपना शुरू किया है किरण बेदी जी ने। तो इसलिए, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, इस पर विषय जो है आज रात को होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है आज कल में इस पे स्पष्टीकरण हो सकता है, तो इंतजार करना चाहिए हम सबको। तो चलिए, आज की ब्रेकिंग न्यूज, अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज या कल में इस बात पर अंतिम फैसला हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद किसी को भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया था। क्या प्रदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी? देखिए, ये तो आकलन होगा पार्टी का इंटरनल कि हमको प्रोजेक्ट करने से किरण बेदी को फायदा होगा या नुकसान, उसी के आधार पर यह फैसला होगा। अगर उनको लाने का एक बड़ा स्पष्ट कारण समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, तो वो कमी। देखिए, बाकी जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं उससे दिल्ली की तुलना नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी थी। वहां बीजेपी के पास और लोग थे। दिल्ली की स्थिति है कि एक नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो उसे चुनौती दे रही है। पिछली बार भी दिया उसने, पिछली बार उसने दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया। इस बार भी चुनौती कड़ी है। शुरू में लग रहा था अभी 1-1.5 महीने पहले कि शायद आम आदमी पार्टी का ग्राफ काफी नीचे गिरा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक कमी निश्चित रूप से बीजेपी को महसूस हो रही थी कि कोई क्रेडिबल फेस होना चाहिए। उसकी जो स्टेट लीडरशिप है उसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसको प्रोजेक्ट कर सके। देखिए, बीजेपी की समस्या दिल्ली में अलग तरह की है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2013 में पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। तो जाहिर है कि स्टेट यूनिट में कुछ तो कमी है, कुछ खामी है, जिसकी 15 साल की स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद अगर आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो कोई कमी तो निश्चित रूप से है। और यही वजह है कि ये दिल्ली के चुनाव तो हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ भी हो सकते थे, बीजेपी ने नहीं कराया क्योंकि मालूम था कि यहां स्थिति अच्छी नहीं है। जिससे मुकाबला है वो एक क्रेडिबल पॉलिटिकल फोर्स है। तो उससे मुकाबले के लिए आपको उसी तैयारी से और उतने ही इंतजाम से आना पड़ेगा। तो पहला कदम यह हुआ है कि किरण बेदी को लाया गया है। अब उनको प्रोजेक्ट किया जाए या नहीं, इस पर पार्टी का इंटरनल जो भी सर्वे होगा या नेताओं का आकलन होगा उसके आधार पर होगा। और नरसिम्हा राव साहब जो कह रहे हैं वो सही बात है कि इसके लिए समय नहीं है पार्टी के पास। हां या ना जो भी फैसला करना है वो अगले 24 घंटे में
हो जाना चाहिए। अनुज जी, फायदा होगा बीजेपी को? मुझे लगता है फायदा होगा, क्योंकि जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। यदि हम पिछले 15 सालों को देखें तो बीजेपी के वोट जब वो बहुत बुरी तरह हारी तब भी 36% से ऊपर थे, लेकिन पिछली बार यानी इतनी अच्छी वेव उनको लग रही थी, सबसे पहले नंबर पर खड़े हुआ कि तब भी पहले की तुलना में वोट प्रतिशत उनका कम रहा। और लोकसभा चुनाव में भी 50% का वोट आंकड़ा उसने जो पार नहीं किया, मैं इसीलिए कहता हूं कि दिल्ली के अंदर इनबिल्ट कमजोरी बीजेपी के अंदर है और उस कमजोरी को पूरा करने के लिए ही किरण बेदी को लाया गया है। इनबिल्ट कमजोरी क्या है नरसिम्हा राव साहब? इनबिल्ट कमजोरी यह है कि आपके नेता आपस में डिशुंग डिशुंग करते रहते हैं। दीपक जी, आप सभी पत्रकार हैं, आप जानते हैं हर राज्य में एक बड़े पार्टी में कई नेता होते हैं जो काबिल होते हैं, जो हर एक का अपना अपना आकांक्षाएं होते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर लेकिन जब पार्टी चुनाव, आप पिछली बार का चुनाव भी देखिए, हमको बहुमत नहीं मिला था, मैं ये बात तो मानना पड़ेगा 2013 में, लेकिन हमारी वोट प्रतिशत थी कम से कम 4.5% ज्यादा थी आम आदमी पार्टी के तुलना में। और हमारे पास एक बहुत अच्छे चेहरे थे, हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने प्रोजेक्ट किया था। इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लोकसभा सांसद है। भारतीय जनता पार्टी हर बार एक नया इलेक्शन नहीं कराना चाहती है, एक उपचुनाव नहीं कराना चाहती है किसी को फिर असेंबली लड़ाकर, तो इसलिए एक प्रिंसिपल स्तर पर डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं लड़ाया जा रहा है। तो उसके बाद पार्टी के पास ये चुनाव जीतने के लिए, मैं खुद एक एनालिस्ट के रूप में काम करता हूं दीपक जी, हमें जो संख्या आज दे रहे हैं इससे बड़ी संख्या हमको पहले से हमारी उम्मीद थी, हमें भरोसा थी। पर लेकिन हम पार्टी में बाहर से नेताओं को हर चुनाव में हम शामिल कर रहे हैं, यह कोई एक्सेप्शन नहीं है। दिल्ली में इसको एक एक्सेप्शन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आप हरियाणा में देखिए, हमने राव बीरेंद्र सिंह को 1 महीने पहले, चुनाव के पहले उनको शामिल किया था। आप लोकसभा में देखिए, कई सारे कांग्रेस नेता और बाकी पार्टियों के नेता आकर के पार्टी में शामिल हुए हैं। तो किरण बेदी या शाजिया इल्मी, इनका भी उसी सिलसिले का एक अंग है। यहां कोई चेहरा नहीं था इसलिए किसी को अंदर से बाहर से लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये आंकलन, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं शामिल कर रहे हैं, हम अपनी मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत ज्यादा करने के लिए। लोकसभा में जो हमारी जो सफलता थी, हम 60 सीटों पर हमारी लीड थी 70 में से, हम फिर वो 60 सीट की आंकड़ा छूना चाहते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हर एक राजनीतिक पार्टी का एक रणनीति का एक हिस्सा है। नरसिम्हा राव जी, मैंने जिस कमजोरी की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, देखिए 2003 में आपको 35.22% वोट मिला, 2008 में 36.34% वोट मिला, और पिछले बार जबकि इतनी खिलाफ माहौल था कांग्रेस के, उसके बावजूद आपको 33.07% बीजेपी की सीटों पर। तो अकाली दल के भी जोड़े तो 34% से ऊपर नहीं गया वो। जी, ये आंकलन सही नहीं है। क्यों? बीजेपी क्यों नहीं वोट अपने बढ़ा पाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आंकलन सही नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपको जब एक नया पार्टी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में आ जाती है, पूरे इक्वेशंस बदल जाते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब यही है ना जो आप कहना चाह रहे हैं, जो कह नहीं रहे हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो वो बीजेपी का वोट बढ़ने से रोक दिया उसने। नहीं, आपका क्यों नहीं बढ़ा? वो तो आप पार्टी तो अपना वोट बढ़ा ले गई, वो तो 0 से 27%, गलत आंकलन है 27%, वो तो 0 से 27% पहुंच गई, आप अपना वोट 1% नहीं बढ़ा पाए। 29%, वो तो 0 से 29% पहुंच गई, लेकिन आप अपना वोट बैंक 1% भी नहीं बढ़ा पाए। ऐसा क्यों जीवीएल नरसिम्हा राव साहब? आप देखिए, नहीं, आई थिंक एक नया पार्टी था, पहली बार उनके आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी चुनावी माहौल थी। इस बात को सभी जानते हैं, इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। आप देखिए आंध्र का चुनाव देखिए, जो मेरा राज्य है, प्रजा राज्यम पार्टी आ गई पिछले चुनाव में, 2009 के विधानसभा चुनाव में 18% वोट ले गई, उससे कांग्रेस और टीडीपी के दोनों की वोट शेयर गिरी है। तो जब वो एक नया प्लेयर आ जाता है, ये आंध्र का चुनाव देखिए जो मेरा राज्य है,
प्रजा राज्यम पार्टी आ गई पिछले चुनाव में, 2009 के विधानसभा चुनाव में 18% वोट ले गई। उससे कांग्रेस और टीडीपी के दोनों की वोट शेयर गिरी है। तो जब वो एक नया प्लेयर आ जाता है, ओवरऑल वोट शेयर गिरना स्वाभाविक है। इसमें कोई चतुरता, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार नहीं है। बट लेकिन इंपॉर्टेंट विषय यह है, आप विधानसभा और लोकसभा में वोट प्रतिशत देख लीजिए सर। लोकसभा में नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस की वोट घटी लोकसभा में, और हम नरसिम्हा राव जी लोकसभा में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरी निगाह में है। जनसंघ के समय से जो राज्य आपके गढ़ हुआ करते थे उनमें दिल्ली एक थी, और गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी लगभग 49 पॉइंट समथिंग है। इसलिए ये सब 50% से अधिक वोट, लेकिन दिल्ली जो गढ़ होती थी वो 46% पे अटक गई। इसका मतलब है कि आपके वोट यहां बढ़ पाने में जो जितने बढ़ने चाहिए उतने बढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई तो वजह है उसके अंदर। नहीं, वजह तो सिर्फ इतनी है कि दिल्ली के बीजेपी मैं में कह रहा हूं ना, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस डे वन से है। जब कंपटीशन नहीं सर, क्रेडिबिलिटी, और वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस डे वन से है। आप में डेफिनेटली। दूसरी बात ये है, आप कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कहां पहुंच गई है? मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। आप बोल लीजिए, आप कांग्रेस का ग्राफ दिखा दीजिए। मैं आपको बताता हूं। क्या बताएंगे? कांग्रेस का ग्राफ है ना, कांग्रेस का ग्राफ है 19% पे। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस का ग्राफ है 19% पे। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो 5 सीटें जीत रहे हैं आप। पहले तो क्योंकि 15 साल राज के बाद। हाँ, मैं आपको बताता हूं, आप रुक जाइए। दर्द है दोनों मिला के है। तो राव साहब 1 मिनट में भी जवाब देता हूं। किरण बेदी का क्योंकि आपने पहला मुद्दा छेड़ा है, तो ये इसमें आप ऐसे आकलन कर सकते हैं कि किरण बेदी दिल्ली की बेदी बीजेपी ढाए। आप देख दीजिए, जगदीश बीजेपी बेदी ढाए। नहीं, दिल्ली की बेदी बीजेपी ढाए, जैसे घर का बेदी लंका ढाए। क्योंकि आप देख लीजिए जगदीश मुखिया तो आज हुआ ना कांग्रेस में, कांग्रेस की जो सर मैं जवाब दे रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रखा अनुज जी, आप क्यों बीजेपी अपोजिशन बन रहे हैं? मुझे जवाब तो देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। पहले तो जगदीश मुखी दुखी हो गए हैं, हर्षवर्धन के चेहरे से हर्ष और उल्लास दोनों गायब है। मनोज तिवारी क्या क्या बोल रहे हैं सब देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है। अरविंद सिंह लवली के बारे में बात मैं आपको बता रहा हूँ राव जी, अरविंदर सिंह लवली का 2 ट्वीट जो है आप जाके देख लीजिए। आज दोनों अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली एक ही मंच शेयर कर रहे थे जीके के कैंडिडेट के लिए। और आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, अरविंदर सिंह लवली ने ही अजय माकन का नाम प्रपोज किया था चेयरपर्सन के लिए। तो ये आप हमारे में भी फूट मत डालिए। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत करने चले हो, कांग्रेसियों को ले लेकर, इंपोर्ट करा कर। जो कृष्णा तीरथ वही तो बोल रहे हैं, कृष्णा तीरथ वही तो बोल रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब देखे ना, कल तक वो कांग्रेस युक्त भारत की बात कर रही थी शहजाद, आज वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। विडंबना देखिए, ये आपके कांग्रेस के विडंबना देखिए। दीपक जी 1 मिनट, विडंबना देखिए कि इनको अपने बीजेपी के एमएलए और नेताओं पे भरोसा नहीं है। कृष्णा तीरथ हारी हुई मंत्री पे भरोसा है, जिनको टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस नहीं भाती, अब तो वो वहां चली गई, तो उसको टिकट देकर अब ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये रहा बीजेपी का एक बड़ा सा गेम। चलो, कांग्रेस युक्त भारत वालों से कांग्रेस मुक्त भारत तो बना रहे हैं वो। दीपक, कांग्रेस युक्त भारत वालों से कांग्रेस मुक्त भारत तो बना रहे हैं शहजाद को। दीपक जी, ये किरण बेदी लाए, मोनिका बेदी लाए, कौन सी भी बेदी लाए, बिशन सिंह बेदी लाए, जवाब ये देना होगा। महिला के प्रति थोड़ी सम्मान से मैं पूरी सद्भावना के साथ बोल रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप 7 महीने में क्या, देखिए 49 दिन की सरकार से तो बड़े सवाल पूछते हैं नरसिम्हा राव जी, तो 7 महीने की सरकार पे भी हम सवाल पूछेंगे। कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने मेट्रो बनाए, कितना 15 लाख रुपए आपने वापस लाया देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या काम आपने जब भी आप सवाल तनाव के अलावा कुछ नहीं दिया। घंटियां बजती हैं सर, वो बहुत घंटियां बजती वो जुमला मैंने सुना है पहले भी आपके मुख से। मैं आपको बस ये बता दूं कि किरण बेदी की आज पहली रैली थी रोहिणी में, क्या रिस्पांस मिला है आप देख रहे हो। बीजेपी के लोग खुद अब कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 साल हमने लगाए और बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है किरण बेदी को। ऐसी विश्वसनीयता, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बना दो उनको सीएम कैंडिडेट। जब सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो पूरा तय हो जाएगा कि ये बीजेपी तो चुनाव जीतने नहीं वाली। मोदी जी को भी पता है। आपके जो मैनेजिंग एडिटर है उन्होंने अर्ध सत्य नाम का शो किया, फिर वही बात, उसमें उन्होंने कहा कि पूरी रामलीला खाली थी। मोदी जी ने देख के बोला कि मैं इसमें अपना नाम नहीं डालूंगा आगे, बुलाओ किसी और को, और उसी के लिए किरण बेदी को इंपोर्ट किया है, ताकि अगर जब चुनाव हारेंगे तो यार झूठ कितना बोलेंगे। हाँ,
आपकी नेता रैली ही नहीं कर रहे हैं। सर हमारे नेताओं की रैली आप देखिए लगातार होगी, राहुल जी की, सोनिया जी की, सबकी रैली होगी। आप रैली नहीं कर रहे हैं। देश के नेता यहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं? सब राहुल गांधी जो है उनकी भी रैली होगी। आई एम श्योर कि आपको देखनी है उनकी रैली, क्योंकि वो ज्यादा सेंस बोलते हैं और लोगों की बातें बोलते हैं। तो आप भी देखिए, वो बोलते भी हैं। दीपक जी वो बहुत बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और देश को जोड़ने का बोलते हैं। कभी ऐसी चीजें नहीं बोलते जो आजकल किरण बेदी जी बोल रही है कि सबसे दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा मोदी जी का है। आई मीन चाटुकारिता की भी एक हद होती है। ये एक अवसर रही है। आप चाटुकारिता है, अगर आपको चाटुकारिता तो कांग्रेस के अंदर सबके अंदर रग रग में भरी हुई है। तो आप ये मानते हैं कि किरण बेदी वही कर रही है? नहीं, आप मानते हैं? सभी वही कहा जाएगा, आप मानते हैं ना कि किरण बेदी कर रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी में आज ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बारे में ऐसी बातें करने पड़े। जो देश की बातें वो लोग करते हैं। वाह क्या बात। ये पूरे नरेंद्र मोदी कहाँ की बात करते हैं? वो देश की बातें करते हैं। तो नरेंद्र मोदी आके समझाए देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि अभी तक जो उन्होंने बजट पास किया है कितने दिल्ली के विकास के कार्य उसमें लगे। क्यों आपने आज तक जो महिला सुरक्षा के लिए जो फंड्स थे उसको कम किया है? आपने महिला सुरक्षा के लिए इतना काम किया तो 30% रेप क्यों बढ़े? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पर फिर भी यहाँ पे जो है आपके दंगे फैल रहे थे लोग पूरी बवाना इलाके में, आपके सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये तो दिल्ली की। मौलाना साहब से पूछते हैं। मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रेप हुआ था एक विदेशी महिला से, तब वो सोमनाथ भारती को बचाने के लिए धरने पे क्यों बैठ गए थे? दीपक भाई, मैं सबसे पहले, चूंकि मैं आपको बड़ा मोहतरम सहाफी मानता हूं, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने क्या किया और कौन सा कदम उठाया आप खुद बेहतर जानते हैं और मैं भी इस बात को समझता हूं, हालांकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया होगा वो बिल्कुल सही उठाया होगा। उसे चाहे आप दुरुस्त ना कहें या कोई दुरुस्त ना कहे, उससे कोई अरविंद के इरादे पर फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने दिनों में जितनी बातें बदल रही हैं टेलीविजन चैनल्स पर, सिर्फ हमारे नहीं हर चैनल पर, इस बात की दलील है कि उस शख्स में कोई सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि माफी चाहते हैं, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस आ नहीं पाई, बीजेपी समा नहीं पाई, और चाहे अरविंद केजरीवाल ने किन्हीं रीजनों से त्याग पत्र दिया और कुर्सी से खुद को किनारे किया, मगर आज आप इस बात को अच्छी तरह मानेंगे और ये हमारे पत्रकार भाई भी मानेंगे कि जितना भी फोर्स लगाया गया उस शख्स को दबाने के लिए, वो उतने ही फोर्स के साथ वापस आ रहा है। ये दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं और उनमें से एक पार्टी अगर मान रही है कि हम रेस में नहीं है और दूसरी पार्टी अगर मान रही है कि हमें रेस से बाहर करने की अगर ताकत किसी में है तो वो अरविंद केजरीवाल में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मानना पड़े भाई, 5 सीट और 40 सीट में बहुत फर्क होता है। तो आप मुझे बताइए मौलाना साहब एक बात, आप बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है, कंटोनमेंट चुनाव में आपके 15% वोट गिरे, हमारे 11% बढ़े, हम रेस से बाहर है। ये तो अजीब है मौलाना साहब, आपसे ये उम्मीद में नहीं करता था। शहजाद, मतलब देश की वो नेशनल पार्टी जिसने 40 साल से ज्यादा राज किया, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव से खुश है। अरे देखिए, बस मैं यही कहना चाहता हूं, हर एक चुनाव इंडिकेटर बड़े सीटें नहीं बड़ी, क्योंकि आप भी जानते हो कि देश की वो नेशनल पार्टी जिसने सबसे ज्यादा समय तक रूल किया है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव से खुश है। जी, पार्टी की हालत खुद बयां करनी, मुझे कुछ नहीं कहना। शहजाद पूनावाला का ये स्टेटमेंट खुद बयां करता है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। सर, अगर आप दिल्ली में देखोगे तो कंटोनमेंट के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं। एक साल पहले हमारे 7 लोकसभा सीट भी थे, हमारी सरकार भी थी। आप वो तो नहीं मानते, आप कहते खत्म हो गई कांग्रेस, खत्म हो गई कांग्रेस, 20% देश भर में वोट मिला, खत्म हो गई कांग्रेस। तो हम कंटोनमेंट चुनाव जो हाल ही में हुआ उसका हवाला दे तो आप कहते हैं कंटोनमेंट पे आ गई। विधानसभा में आप बीजेपी फिर क्यों कंटोनमेंट लड़ती है? विधानसभा में आप बीजेपी और लोकसभा में आप साफ हुए। सर, बीजेपी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है तो क्यों कंटोनमेंट लड़ती है? नहीं लड़ी और उसका वोट शेयर गिरा। हमारी सीटें बढ़ती थी, अगर 3-4 सीटें इसको शहजाद इसको क्या बोलते हैं पता है? जी बताइए। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम सर, दिल को बहलाने के लिए तो किरण बेदी भी बहुत अच्छा ख्याल है, तो उनको बहलने दीजिए ना, आप तो परेशान हो रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि देश की जनता और दिल्ली की जनता खासकर पूछ रहे 7 महीने में हुआ क्या, और वो पूछ रहे और जीवीएल नरसिम्हा राव से जवाब नहीं बनता तो किरण बेदी ले आए। 11 करोड़ खाते खुले, 11 करोड़ खाते खुले, 11 करोड़ खातों में 75% जीरो बैलेंस, और जो 5,000 इकट्ठा हुआ वो एक बिजनेसमैन को दे दिए। लोगों के खाते तो खुले कम से कम, कांग्रेस में से तो खाते नहीं खुल पाए। स्वाभिमान योजना को नया नाम देकर हमारी योजना को फिर से चलाना
और उसमें आप लागू नहीं कर पा रहे 75%। थे। आप क्या इम्प्लीमेंटेशन की सर, दिक्कत थी? योजनाएं वही कांग्रेस के समय की बनी हुई है। नरसिम्हा राव जी के जवाब आप दे रहे हो, पर आप मुझे बताओ पत्रकार कि बोल रहा हूँ, केरोसिन वित्त मंत्रालय कवर करता हूं, मुझे आप बताइए, एलपीजी गैस की सब्सिडी देने का काम किसने किया? हमने दिया। वो गालियां देते थे आधार को, अब उसी को लागू कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसीलिए आपकी चमाली सारी चीजें हमारी लागू कर रहे हैं। कांग्रेस नीति और नेता को लेके कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले जीवीएल नरसिम्हा राव। कांग्रेस नीति और नेता को तो लिया नहीं उन्होंने। नेता तो उनका है भाई नरेंद्र मोदी, ये तो मान लो। कृष्णा तीरथ राव, इंद्रजीत सिंह, ये कहाँ से आए? तो ये गए क्यों बीजेपी में? क्योंकि टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में उनको जगह मिल गई। नरसिम्हा राव साहब, आई थिंक दिक्कत यह है कि कांग्रेस की इतना बदहालत कराने के बाद भी जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी उसको समझ नहीं रही है और चुप नहीं बैठती है। कांग्रेस पार्टी इतना डेली हमला करते हैं जब भी जनता आपकी बिल्कुल नहीं सुन रही है। इवन कंटोनमेंट में भी आप 2 सीट जीते हैं, ये कोई बड़ी चमत्कार थोड़ी हुआ है। सर 65 साल आप चुनाव हारे तो आप चुप बैठे थे ऑपोजिशन के नाते। झारखंड से बाहर हो गए। 65 साल जब आप चुनाव हर साल हारते थे, हर 5 साल में हारते थे, तो आप चुप बैठे थे ऑपोजिशन के नाते। ऑपोजिशन का रोल है कि वो आवाज उठाए। ऑपोजिशन का रोल है आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगे। क्या आप ऐसा देश चाहते हैं कि मीडिया भी चुप रहे और ऑपोजिशन भी चुप रहे? ठीक है नरसिम्हा राव जी, ये जो तानाशाही है, जो मनोज तिवारी ने किरण बेदी के बारे में कहा है, ये हम पे मत लगाइए। जनता को हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं। कहाँ है रिपोर्ट कार्ड? जनता को रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हमारे रिपोर्ट कार्ड जनता को बहुत पसंद है। अच्छा, जनता को बहुत पसंद है, इसलिए मोदी जी भाग गए। आपने जो 10 साल भ्रष्टाचार किया है, अच्छा, आपकी स्कैम्स के चर्चा आज भी हो रहा है देश में। लोकपाल आप नियुक्त नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार का चर्चा भ्रष्टाचार की मसीहा लोकपाल तो लाओ। 7 महीने से ये अरे लोकपाल लाओ ना, भ्रष्टाचार के मसीहा बनते फिरते हो आप। आपने सीवीसी का तो नाम नहीं किया है, ईमानदारी के मसीहा, भ्रष्टाचार के मसीहा तो कांग्रेस को बोलते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के मसीहा है, ईमानदारी के मसीहा है। वो उसको बोलते हैं फ्रॉइडन स्लिप के, ये है ही भ्रष्टाचार के मसीहा। नहीं, आपसे मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के मसीहा तो आपको बोलते हैं शहजाद। अरे सर, पर ये फ्रॉइडन स्लिप है कि जो लोग बात करते हैं उससे लड़ने की, वो लोकपाल नहीं लाते, सीवीसी नहीं लाते, सीआईसी नहीं लाते, किरण बेदी को लेके आते। किरण बेदी के आते ही भ्रष्टाचार मुद्दा ही वो भूल जाती है। भ्रष्टाचार। अच्छा चलिए बताइए, लोकपाल कब ला रहे हो? लोकपाल कब ला रहे हो? किया है जितना भ्रष्टाचार आपने किया, पहले आपने जो भ्रष्टाचार किया है, वाड्रा ने जिस प्रकार की भ्रष्टाचार, तो एफआईआर क्यों नहीं करते आप? प्रकार की वाड्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते आप? एक आपका कोई डीलिंग है क्या? वाड्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं करते आप? काम हो रहा है, चिंता मत करो। एफआईआर कब कर रहे हो मुझे बताओ? एफआईआर कब कर रहे हो? किस प्रकार की नहीं, एफआईआर कब कर रहे हो बता दो, ब्रेकिंग न्यूज कराएंगे हम। आप सुन लो भाई। नहीं, एफआईआर कब करा रहे हो बताओ। चिल्लाते रहो, अब चिल्लाते रहो। नहीं, एफआईआर कब करा रहे हो बताओ ना। एफआईआर होगा तब तुरंत कार्रवाई भी होगी। मतलब एफआईआर नहीं है, होगा, क्यों नहीं होगा? तथ्य नहीं है और बस बिना मतलब बोले जाओ। सरकार है तो कोई दामाद है, कोई सरकार का दामाद है वाड्रा। रंजन भट्टाचार्य कौन थे? जो भी उनके ऊपर आरोप है उन सबके ऊपर वो बोल रहे हैं, तो वो पर्सनल नहीं जा रहे। पर्सनल मत जाओ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर है? उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगा। तो नहीं, तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी कोई एलिगेशन, मीडिया में आके बयानबाजी करना एलिगेशन नहीं होता। मुझे एफआईआर दिखाए फिर वो बात करे। अगर उसके बारे में बात नहीं होगी तो इसके बारे में भी बात नहीं होगी। दोनों तर्क सही है। कुछ तो रहा होगा जब आप ही की सरकार ने जांच कराई। कुछ तो रहा होगा कि रंजन जी का नाम लगता है। तो आपने जांच क्यों नहीं कराई? हमने जांच कराई 3 कोर्टों में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, इनकी सरकार के दौरान। आपकी सरकार ने कराई, आप बताइए। 10 साल तक आपकी सरकार रही, जिनका नाम आप ले रहे हैं, 10 साल तक आपने उनकी जांच क्यों नहीं की? मैं आपको बताऊं इस पर तथ्य। दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सरकार आने के बाद जांच के आदेश आए। सीबीआई ने बोला कुछ प्राइमा फेसी मटीरियल नहीं। आपकी सरकार ने क्यों जांच कराई रॉबर्ट वाड्रा की? हमारी आपकी सरकार ने क्यों जांच कराई, मुझे ये बता दीजिए। कराई कि नहीं कराई? हरियाणा सरकार ने जांच कराई ना रॉबर्ट वाड्रा की। तो नहीं कराना चाहिए था। तो कुछ आरोप ही नहीं था तो क्यों कराया? सुनिए मेरी बात। जब आप कह रहे हैं कोई आरोप नहीं है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाए और आपको मैं क्या कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट से क्लीन चिट मिली और दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सरकार में मिली नहीं हुआ, कोई क्लीन चिट सीबीआई के पास गए ये लोग। उस मामले को सुनने से मना किया। 1 साल से इनकी सरकार है, अब तक एफआईआर नहीं आई। क्लीन चिट नहीं मिली है। चले दिल्ली राजस्थान में एफआईआर दिखाइए क्लीन चिट मिली है। हरियाणा में 3 महीने से कोई जजमेंट कोर्ट कीजिए 4 महीने सर्वेक्षण है उस पर एक बिंदु कहना चाहता हूं। यदि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट गैप 9% का रहता है तो मुझे लगता है, मैं विनम्रता से कहता हूं कि
सीटें फिर बीजेपी की 2/3 बहुमत 48-47 के फिगर से ऊपर जाएगी। क्योंकि देखिए 2008 में कांग्रेस को 40% वोट मिले, बीजेपी को 36% वोट मिले, लेकिन सीटें 47 और 20 यानी 27 सीटों का गैप था। तो यदि ये वोटों का गैप 9% का है, दो ही पार्टियां तो फिर उस समय। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बावजूद में कांग्रेस को 40% वोट मिले, बीजेपी को 36% वोट मिले, लेकिन सीटें 47 और 20 यानी 27 सीटों का गैप था। तो यदि ये वोटों का गैप 9% का है, दो ही पार्टियां तो फिर उस समय। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बावजूद दो ही पार्टी के आने से वो तो ये गैप, मैं गैप की बात कर रहा हूँ। यदि ये गैप इतना रहता है तो फिर सीटें बीजेपी की 50 से ऊपर ही होनी चाहिए। चलिए आलोक कुमार जी से पूछ लेते हैं, सीईओ है प्रतिनिधि के, जो हमारे साथ ये ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं। आलोक कुमार जी, इस मेथोडोलॉजी में कितनी गलती की गुंजाइश है, अगर हम सेफोलॉजी की टर्म में बात करें तो? देखिए, वैसे तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि गलती हमसे ना हो। हमने जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं सर्वे के, हमने पूरे को फॉलो किया। हम लोगों ने इनकमिंग जो हमारे पास कॉल्स आए, जो हमारे पास इनकमिंग वोट्स आए हैं उनको, जो आउटगोइंग हम लोगों ने कॉल की उनको, सबको हम लोगों ने बैलेंस करने का प्रयास किया। हम लोगों ने चाहा कि हम लोग हर सेक्शन से अपना ओपिनियन लें। उसके बावजूद भी कोई भी सर्वे जो भी हम लोग कर लें, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है एरर की, वो मानना पड़ेगा हम लोगों को। जो अभी साहब ने हमें अभी बताया, साहब जो बता रहे थे अभी कि जो पत्रकार साहब हमारे हैं, कि इसमें 50 के लगभग सीटें हो सकती हैं बीजेपी को मिल जाएं, ये मैं चाहता हूं करेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, लेकिन किसी खास सीट पे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, किसी खास सीट पे कम वोट मिल जाते हैं। परसेंटेज जो ओवरऑल होता है वो हमारे सामने होता है। ये फिगर इस तरह से सोचना मुश्किल होगा हमारे लिए। एक और खास बात, हम लोग लाइव सर्वे कर रहे हैं अभी लगातार। ये जो हम लोग अभी अपने अनुमान दे रहे हैं, ये अभी सिर्फ तात्कालिक अनुमान है। अभी कैंडिडेट्स को डिक्लेयर होना जरूरी है, अभी वो हो रहे हैं, और जल्दी ही 5-7-10 दिन में जो पिक्चर है ज्यादा साफ हो जाएगी, ज्यादा साफ हो जाएगी जी। अनुज जी, आपने जो वोट गैप की बात की है, जी जी, वोट गैप से हमने ये आकलन झारखंड के अंदर भी किया था कि वोट गैप में ऐसा ना हो जाए कि 60 सीटें बीजेपी पार कर जाए। हरियाणा के अंदर भी किया था कि इतनी सीटें बीजेपी ना पार की जाए, पर वैसा हुआ नहीं। बहुमत से 1-2 ज्यादा पर टिक गया। झारखंड में बीजेपी के लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.25 लाख वोट कम हो गए, तो बीजेपी के वोट घट गए थे ना। यदि वो दोनों दलों के बीच, जो पहले और दूसरे, उनके बीच का वोट गैप देखेंगे तो वोट गैप श्रिंक किया, इसीलिए ये स्थिति हुई। यदि वोट गैप बनेगा तो सीटें अपने आप अधिक निकलेंगी। प्रदीप जी, आपको इस सर्वे को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की मजबूरी है, किरण बेदी जरूरी है? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किरण बेदी को लाने का फैसला ही इस बात को स्वीकार करने के बाद ही किया गया होगा कि हमारे पास जो लीडरशिप है, जो नाम संभावित हो सकते हैं, भले ही प्रोजेक्ट न करें, वो उस तरह की उत्सुकता या उस तरह का समर्थन नहीं जुटा सकते जो किरण बेदी के आने से हो सकता है। तो किरण बेदी को लाने के पीछे बीजेपी के नेशनल लीडरशिप में ये ने मान लिया कि दिल्ली में जो बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप है, उसको प्रोजेक्ट करके या उसको आगे रखकर हम ये चुनाव नहीं लड़ सकते, वो एडिशनल वोट नहीं ला सकते जो किरण बेदी ला सकती हैं। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी की जो ग्रोथ होती है, 2 तरह की होती है। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो अपने लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं समय के साथ। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जब बाहर से लोग आते हैं। कोई राजनीतिक दल दुनिया का ये दावा नहीं कर सकता कि उसके यहां बाहर से कोई नहीं आया या नहीं आएगा। तो पार्टियां अपनी जरूरत के हिसाब से अपने वोट को बढ़ाने के लिए, अपना जियोग्राफिकल विस्तार करने के लिए और वर्टिकल विस्तार के लिए भी लोगों को लाती हैं कि किनको लाने से फायदा हो सकता है। इमेज की बात है, किरण बेदी की इमेज आप देखिए तो उस पर कोई सवाल शायद ही उठा सके। चुनाव में कोई भी जाएगा तो उस पर 100 सवाल उठते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन किरण बेदी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को आप देख लीजिए, उनकी इमेज देख लीजिए, जिस तरह का उनका कंडक्ट पिछले 40 साल का सार्वजनिक जीवन का रहा है, उसको देख लीजिए, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन उसका असर भी होता है, जो आप मनोज तिवारी और ऐसे के बयानों में देख रहे हैं कि ये रेलवे कंपार्टमेंट वाला सिंड्रोम होता है कि जो अंदर है उसको लगता है कि बस अब जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। जो बाहर है उसको लगता है कि बहुत जगह है।
प्रदीप जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। लोकसभा में जो इनकी बढ़त थी बीजेपी की, और हम सब मानते हैं स्वीप हुई और मोदी जी की वजह से स्वीप हुई, ये भी मैं मानता हूँ, तो उनकी लोकसभा में जो बढ़त थी उस हिसाब से अगर आप अनुमान करें कि कितनी सीटें उनको मिलती थी, और आज जो है कहीं ना कहीं ये एक रेफरेंडम है कि दिल्ली में बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, और ये एक एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक मिनट, कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी जीत नहीं हो सकती है, चाहे आम आदमी पार्टी को ही कंपटीशन में ले लो, इसीलिए किसी और के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए एक चेहरे को लाया जाए। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस सवाल के जवाब में एक सवाल आपसे पूछते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? सुन लीजिए, मान लीजिए दिल्ली में बीजेपी हार जाए जी, तो आप किरण बेदी पर आरोप लगाएंगे या नरेंद्र मोदी पर? हम नरेंद्र मोदी जी पर लगाएंगे। आप किरण बेदी का नाम नहीं लेंगे। हाँ। तो इसलिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि बीजेपी तो किरण बेदी को ले आए या राहुल गांधी को ले आए, तो फिर अगर दिल्ली में हारती है समझाइए। तो उसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर ही फूटेगा। नरसिम्हा राव जी से पूछ लीजिए कि किसके ऊपर नहीं, पूछेगा। उनसे पूछ पूछिए ना। लीजिएगा। ठीक है, नरसिम्हा राव जी के पास चलते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। पूछे तो। नरसिम्हा राव जी के पास चलते हैं। नरसिम्हा राव जी बताइए, शहजाद पूनावाला ने एक सवाल उठाया है, किरण बेदी पर ठीकरा फूटेगा या नरेंद्र मोदी जी पर? ये हमारे पार्टी में ये राहुल गांधी वाला व्यवहार नहीं होता है। सारे जीत राहुल गांधी को दिया जाता है और सारे जो पराजय है वो किसी और के, ये शहजाद पूनावाला। अब की बार मोदी सरकार हमारी पार्टी का नारा था क्या? इस पे पेटेंट है। अब की बार मोदी सरकार हमारी पार्टी का नारा था, आपकी पार्टी पेटेंट का है। था। सारे गलतियां दूसरों, यार सुन लीजिए, मोदी सरकार किसने बनाई? हमने बनाई, आपने बनाई। आप तो बीजेपी सरकार भी नहीं कहते, आप मोदी सरकार कहते हो सर। तो आप हमें तो मत सिखाइए। राहुल जी तो उत्तर प्रदेश के बाद मान गए कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने चुनाव में तो जितना हो सकता था किया, पर नहीं आए। कहा नहीं मानते, कभी नहीं मानते भी है। नहीं, राहुल जी मानते, लोकसभा मोदी जी लोकसभा चुनाव के लिए भी किसी और को दोष देते हैं। आपके नेता की तरह हमारे नेता नहीं है, तो हमारे यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है। और उसके साथ साथ मैं कह रहा हूं, आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े चेहरा है पूरे देश में, दिल्ली में और किसी भी राज्य में। उसके साथ साथ लोकसभा विधानसभा के लिए हम किसी को प्रोजेक्ट करेंगे, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। यह हमारा एक रणनीति का हिस्सा है और हम चाहते हैं पार्टी को बढ़ावा देने के लिए हमें बाकी बाहर से कोई नेता आना चाहते हैं, उनकी मास अपील है, यदि उनकी क्रेडिबिलिटी है और हमारे पार्टी आइडियोलॉजी को भी ले लो फिर। हैं, हमें कोई संकोच नहीं है ऐसे नेताओं को लेने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को भी ले लो आप अपनी पार्टी में। कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, ले लीजिए ना, आपको वो भी तो चाहिए। आपका पार्टनर है शहजाद, आप भूल जाते हो, ले लिया ना, ये आपका ही पार्टनर है सर। हम लोगों ने जिनको भी लिया है आपका ही तब लिया है जब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करते हुए आए हैं। हम आपके ओवरनाइट, क्योंकि टिकट रामवीर शौकीन को टिकट मिल रहा था, बहुत उदाहरण है, उनको टिकट मिल रहा था, वो टिकट के नाते नहीं आए। आपने लालू प्रसाद से हाथ मिलाया था, क्योंकि आपने लालू से हाथ मिलाया था। उनको बताइए कौन सा आदमी हमारे पास आया केवल टिकट के लिए? अच्छा, लालू जी की आइडियोलॉजी क्या है? नहीं, जयललिता जी की आइडियोलॉजी, जयललिता जी बताया नहीं, जयललिता तो प्रो हिंदुत्व है, उसकी आइडियोलॉजी पहले से क्लियर है। बात है, तो आप भी उसके साथ हाथ मिलाते हैं, बीजेपी भी उसके साथ हाथ मिलाते हैं। जयललिता के साथ हाथ मिलाते। हाँ, तो क्या बुराई है? जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर है, जयललिता एक स्टेट की, और वो राज्यसभा में समर्थन मांगते हैं उनका। हाँ, तो क्या? तो फिर हम लोग किसी पार्टी का समर्थन मांगे तो उसमें जयललिता से सोनिया गांधी भी तो मिलने गई थी। तो हम लोग भी मिलते हैं, पार्टी से तो सब। करुणानिधि से भी आपने समर्थन लिया था, जिसके चलते आपने सरकार गिराई थी और राजीव गांधी का हत्यारा डिक्लेयर किया था बीच में समर्थन। आप ये बताइए, करुणानिधि को राजीव गांधी की हत्या में शामिल होना बताया था ना आपने? वो सरकार गिरी ही बताया था ना शहजाद पूनावाला, तो बताइए उनसे समर्थन करिए। वाजपेयी जी के बारे में क्या क्या कहा है आप जानते हो बेहतर, तो उनको भी तो लिया है इन्होंने। तो अभी ऐसे इतिहास में जाएंगे तो बहुत चीजें निकलेंगी सर। स्वामी ने अडवाणी जी के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में क्या क्या कहा है आप मेरे से बेहतर जानते हो, उनको क्या क्या गालियां देते हैं। तो अब उन्होंने जब उसको ले लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि कृष्णा तीरथ ने क्या कहा था, रामवीर शौकीन ने क्या कहा था। आप इस सवाल को कह रहा हूँ कि आप जयललिता और अरुण जेटली की बात कर रहे हैं, आप ओवैसी को लेने की बात कर रहे हैं। जी नहीं तो ओवैसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो बीजेपी ले भी ले शायद। सुनिए, और ओवैसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, आपके चश्मे से देखने लगे तो आप भी ले लेंगे उसको। सर मेरी बात सुनिए,
आप उसको झाड़ेंगे, पोछेंगे और बोलेंगे हमारी आइडियोलॉजी मानने लगा। शहजाद पूनावाला का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जवाब देने दीजिए। एक सवाल हमने किया, आप तो इसकी क्या गारंटी है, खेल ही नहीं सकते। दीपक जी, इसकी क्या गारंटी है कि कल शहजाद पूनावाला का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाए? मैं आपको और ये बीजेपी में चले जाए। मैं आपको बताता हूँ, यूथ फॉर बीजेपी बना ले। नहीं सर, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, ये हो सकता है। सज्जाद लोन को ये कहते थे कि गैर राष्ट्रीय देशद्रोही है। सज्जाद लोन को उन्होंने समर्थन दिया, अलगाववादियों को समर्थन। सज्जाद लोन के पिताजी कौन थे? सज्जाद लोन के फादर कौन थे जिनको ये गालियां देते थे? सज्जाद लोन के पिताजी को गोली जब मारी गई तो मैं उसी स्टेज पे मौजूद था, शहजाद पूनावाला। अच्छा, मुझे बताओ, ओवैसी बंधुओं को ये लोग क्या, मेरी बात सुनो, ओवैसी बंधुओं को देशद्रोही कहने वाले महाराष्ट्र की सरकार को इन लोग चलाते ओवैसी के समर्थन पे। मेरी बात सुन लो। नेचुरली करप्ट पार्टी के समर्थन से चलाई। अब तो हफ्ता वसूली वाली शिवसेना के साथ समर्थन कर लिया। की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं, हम वापस दिल्ली पे आते हैं, हम वापस दिल्ली पे आते हैं, हम वापस दिल्ली पे आते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, दीपक जी, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, हम वापस दिल्ली पर आएंगे, आपका इंटरनल सर्वे चलाएंगे, उस पर बहस करेंगे। मौलाना साहब से बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। आप जब खामोश रहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता मौलाना साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ब्रेक से वापस आएंगे, आपका इंटरनल सर्वे चलाएंगे इस ब्रेक के बाद। तो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पर अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लेकिन दिल्ली पर जब बहस होती है तो वो नेशनल भी हो जाती है और कभी कभी इंटरनेशनल, खासकर जब शहजाद पूनावाला बैठे हो तो। इसीलिए फिर दिल्ली के मुद्दों पर लौटते हैं और जब दिल्ली के मुद्दों की हम बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल की बात जरूर आएगी। और मौलाना साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल किरण बेदी से डर गए? नहीं दीपक भाई, कल के आपके शो में मैंने स्वागत किया था। किरण बहन बहुत बाइज्जत आदमी है, उन्होंने काम किया है। मगर याद रखिए, जब आपके घर में खुद बारिश होती है तो आप दरिया नहीं जाते। वो यकीनन इंसाफ का दरिया होंगी, वो यकीनन नेकी का दरिया होंगी, वो यकीनन बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम करेंगी। मगर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 साल में बारिश की बूंदें बनके दिल्ली के हर एक घर में अपने आप को पहुंचाया है। और जहां जहां तक वो पहुंच चुके हैं, वहां से जो लोग बाहर वोट करने आएंगे वो बिल्कुल अरविंद का चेहरा नहीं भुला सकते। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, अरविंद को इस वक्त किसी चीज का न डर है न डर रखना चाहिए। वो खुद इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कभी आगे रहने वाली पार्टी भी ये सोचती है कहीं ये और आगे ना निकल जाए, कहीं ये और आगे ना निकल जाए। प्रदीप सिंह जी, क्या अरविंद केजरीवाल के मन में कोई डर होगा? डर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितना स्मूथ सेलिंग उनको दिख रही थी, जितना आसान रास्ता दिख रहा था कोई चेहरा न होने से बीजेपी का, अब निश्चित रूप से उनको थोड़ी कठिनाई नजर आ रही होगी कि इमेज जो है दोनों की, उसमें वो किरण बेदी के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं सकते। उनके पास बोलने के, अगर बोलेंगे तो नहीं बोलने के भाई 1.5-2 साल पहले साथ में थे तो वो मुश्किल होगी बोलने की। दूसरा, किरण बेदी के खिलाफ यूं भी उनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बीजेपी का कोई और नेता होता तो उनके लिए ज्यादा आसानी होगी। उसमें भी आप देखिए, पिछली बार भी डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नहीं बोले ज्यादा। तो ऐसी इमेज का जो भी होगा अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत होगी। उसको सिंबल बनाना कि देखिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो अगर वो ये कहेंगे कि किरण बेदी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो इसका उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अभी तक जो 1 हॉर्स रेस लग रही थी पर्सनालिटी के मामले में, वो निश्चित रूप से उसमें रुकावट आई है। किरण बेदी का चेहरा एक क्रेडिबल फेस है, उसके पीछे बीजेपी का पूरा संगठन है, प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है। तो उसमें अब बीजेपी का संगठन कितना किरण बेदी का साथ देता है, अंदर के झगड़े क्या पार्टी खत्म करा पाती है चुनाव के दौरान, क्या इंटरनल सैबोटेज रोक पाती है, इस पर निर्भर करेगा कि कैसा नतीजा आता है। चलिए, आपने एक इंटरनल सर्वे कराया मौलाना साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने। आप अरविंद जी को जरूर बताइएगा कि हमने ये सर्वे चलाया है। उस सर्वे को हम दिखाते हैं, देखते हैं आपका ये सर्वे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपका जो ये सर्वे है, ये किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने से पहले करवाया गया है। यानी आप जो कह रही है वो सर्वे बीजेपी में किरण बेदी के ज्वाइन करने से पहले का सर्वे है। आपका जो सर्वे है उसमें परसेंटेज ऑफ वोट क्या कहता है? आपके सर्वे में परसेंटेज ऑफ वोट कहता है बीजेपी को मिलेंगे 39%। बहुत अंतर नहीं है। हमने जो कहा था बीजेपी को क्या मिलेगा, हमने कहा था बीजेपी को मिलेगा 45%।
आप अपने आप को दे रही है 42%, वही अन्य के खाते में जा रहा है 19%। 19% हमने भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पर रोल रिवर्सल है, क्योंकि हमने आपको 36% दिखाया था, लेकिन आपको मिल रहे हैं 42%, बीजेपी को 29%, 39%। और अगर सीट प्रोजेक्शन की बात की जाए तो बीजेपी को मिल रही है 26, आपको मिल रही हैं 40 और कांग्रेस को मिल रही हैं 4। शहजाद पूनावाला मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो मैं इस पे भी कह सकता हूँ, आप ही का मुहावरा है। और मैं ये कहूंगा कि किरण बेदी जी जो इतनी बड़ी लोकप्रिय नेता है, उन्हें या तो नई दिल्ली से कंटेस्ट करना चाहिए या हमारे अजय माकन के खिलाफ सदर बाजार से करना चाहिए। मालवीय नगर या कोई और सेफ सीट ढूंढने की इनको जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी लोकप्रिय नेता है, आपका सर्वे दिखा रहा है। उस दिन भी हम सैटरडे को बैठे थे, सब जगह 60% 70% उनकी लोकप्रियता। आप तुरंत ट्वीट कर दीजिए। हाँ, आप तुरंत ट्वीट कर दीजिए अपनी ये सलाह। मैं अपनी सलाह बिल्कुल ट्वीट करूंगा। किरण बेदी को न्योता है। लेकिन मौलाना साहब, ये तो नेक टू नेक मामला हो गया। अगर आप जो दे रहे हैं फीसदी परसेंटेज ऑफ वोट जो दे रहे हैं 26 और 40, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, नेक टू नेक मामला है। हाँ भाई, सबसे पहले तो वो जो शेर है, मेरे ख्याल से आपकी स्टूडियो में पूरा पढ़ा जाए तो ज्यादा ठीक होगा, चूंकि आपने भी बोल दिया और उन्होंने। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे लगता है कि हर सियासतमदार इस शेर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूर करता है। आपने परसेंटेज की बात कही, भाई सफर जारी है। बीजेपी भी अपने सफर पे है, कांग्रेस भी अपने सफर पे है, आम आदमी भी अपने सफर पे है। और दिल्ली की आज जो 80,000 का जो पैकेज है, वो शायद कल आप 1.5 लाख का पैकेज निकाल के और सैंपल निकाल के पता करेंगे तो आपको परसेंटेज वाइज पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी पीछे हटने में नहीं है, बल्कि अपने पहले दिन से आगे बढ़ने में है। मेरा बस इतना कहना है, जिसे रोकने के लिए दो बड़ी सियासतमदार ताकतें पूरी कोशिश कर चुकी हैं, उसका आगे बढ़ना बंद नहीं हुआ। ये इस बात की दलील है कि या खुद आदमी में ताकत है या जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन 39 दिन की सरकार जनता ने देख लिया। आप इस बदलाव से भी इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बातें इतनी पुरानी हो गई हैं कि अगर 10 दिन के बाद स्टूडियो में ये बातें कहीं जाएंगी तो शायद सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि वोट परसेंटेज अरविंद का बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, 39 दिन की सरकार की बात नहीं करूं, आपने डरा दिया तो अगली बार से नहीं करूंगा। लेकिन नरसिम्हा साहब, ये जो सर्वे है आपका, ये कह रहा है 42% वोट आपको और 39% वोट बीजेपी को। कितना क्रेडिबल मानते हैं आप आपके इस सर्वे को? देखिए, ऐसे आपने मन बहलाने के लिए कई तरह के सर्वे करते हैं और इनका एक स्ट्रैटेजी बन गया है आम आदमी पार्टी का कि ऑटोस के पीछे कुछ चिपका के लोगों के दिमाग पर कुछ असर डालें। इस तरह की कोशिश कुछ टेलीविजन चैनल के माध्यम से किया गया सर्वे कहकर, ऐसा कई सर्वेस को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इतनी चिल्लाती थी पिछली बार 2013 में कि सभी जो सर्वेज हैं विश्वसनीयता नहीं है, इसमें हमारी सर्वे अकेला सही है। वो उसके बारे में कोई योगेंद्र यादव ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ उसका रॉ डेटा पब्लिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको खुद पता है कि वो रेस से बाहर है। आपको याद होगा दीपक जी, जो अभी 2013 के चुनावों में जो मध्य प्रदेश में हुआ था, चुनाव वोट डाले गए, गिनती होने के समय तक एक बहुत हवा चल गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में ऐसा हवा बनाया गया कि राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर सकती है, फिर एक बार जीत सकती है। आपको पता है कितनी गलत ये सब आंकलन निकलते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के निकले थे, आपको तो बिल्कुल याद होगा, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 2004 के सर्वे याद है आपका, शायद हाथ भी था उसमें। इसके आंकलन के बजाय इंडिया शाइनिंग के बाद पूरे अभी पिछले 10 साल का बात करें, अरे लेकिन विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आपको लग रहा था कि हम सत्ता जीत रहे हैं। सर, जब कांग्रेस रेस के बाहर है और आम आदमी पार्टी रेस के बाहर है तो किरण बेदी को क्यों लाया? आंकलन किया था जब दोनों ही रेस के बाहर है और आप लोगों को 70 की 70 सीटें मिल रही है तो किरण बेदी को क्यों ले आए आप रखते जगदीश मुखी को, आप रखते विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, संबित पात्रा, सुन लो काहे ले आए किरण दीदी को? शाजिया इल्मी जैसे जो कल तक गालियां दे रहे थे।
आपकी जो हालत हमने देश में किया है, जी। आप और कांग्रेस का हालत वही दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली की तो वो हालत कर दी, ताकत बढ़ाने में हमें किसी प्रकार की दिल्ली की तो हालत कर दी वो। शहजाद नरसिम्हा राव साहब, अफसोस कि मेरे पास वक्त इतना है, मुझे इस कार्यक्रम को, इस बहस को यहीं रोकना होगा, लेकिन दिल्ली पर हमारी ये बहस लगातार चलती रहेगी, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है और इस दिल की हर धड़कन पर हम नजर रखेंगे। फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।